गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास हम लोग छोड़े जहाँ पे उसे आगे आज पढ़ेंगे। उसका आज का टॉपिक है हमारा संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्र का विभाजन। पहले हम लोग समझते हैं कि संगठित और असंगठित क्या होता है। संगठित और असंगठित होता है। संगठित से उसे बोलते हैं जो सरकारी जॉब है, जिसके पास कोई सरकारी जॉब हो, जो है इनकम नहीं कटता हो, जो छुट्टी लेने के बाद भी जिसका इनकम नहीं कटता, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में जिसका बिजनेस में आए, जैसे प्राइवेट जॉब हो, एक दिन का भी हम लोग काम नहीं किए तो उसका पैसा काट लिया जाता है, उसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसके और अच्छा से इसका पढ़ के और से अच्छा समझेंगे। ये थोड़ा सा खाली अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोग को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या है और कोई नियम क्या विनियम है जिनका उनके रोजगार में संभव में अनुपालन किया जा सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि आर्थिक कार्यों को विभाजित करने का एक अन्य तरीका देखते हैं, और जिसका उनके काम करने का शर्त क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो इस टॉपिक में देखते हैं। यहाँ पर दो आदमी का स्टोरी बताया गया है, वो स्टोरी को देखते हैं। कांता की जो स्टोरी है वो संगठित क्षेत्र में है, और जो कमल की स्टोरी है वो असंगठित क्षेत्र में है। तो पहले कांता की स्टोरी देखते हैं कि वो क्या बोला रहा है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। कांता कहते कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियम के तहत भविष्य निधि में भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सालय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। और कांता क्या, तो वो सुबह से 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक वो काम करती है, और उसका वेतन जो माह के अंतिम दिन पर उसका वेतन को मिल जाता है। और उसे सरकारी चिकित्सालय में, सरकारी हॉस्पिटल में भी उसको कुछ भी काम करवा सकती है अपना। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होती है। उसके जब नौकरी आरंभ किया था तब उसे एक निःशुल्क पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंध निबंध और शर्तें का उल्लेख किया गया है। और कांता का क्या, तो संडे को उसका छुट्टी रहता है, और उसे जब नौकरी का जब ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उसमें एक निबंध लिखा गया था, एक पत्र लिखा हुआ था। उसी के अनुसार ये पे काम करती है। अब कमल की स्टोरी है। कांता की स्टोरी में हमें समझ में आया कि वो सुबह के टाइम पे जाती है, उसका वेतन परफेक्ट टाइम पे मिल जाता है, उसे सरकार द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में उसे फ्री चिकित्सालय मिलता है। अब कमल का स्टोरी देखते हैं कि कमल कांता का पड़ोसी है। कमल क्या है, तो कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूर करने का श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपने मजदूर के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं है। और कमल क्या है, कांता का पड़ोसी है, और वो सुबह 7:30 बजे वो काम पर चल जाता है और रात को 8 बजे आता है। या कांता से ज्यादा काम भी कर रहा है, और उसे को कोई प्रॉफिट भी नहीं है। क्या, तो कांता को था कि हॉस्पिटल का सुविधा था, पर इसको ऐसा कोई सुविधा नहीं है। वो खाली काम पर गया, वो काम पर पैसा जितना था उतना मिला। जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। और कमल को जो दिन काम नहीं करता है उस दिन का उसको मजदूरी नहीं मिलता है, पर कांता काम नहीं करती तो उसको उस दिन का मजदूरी मिलता है। उसे कोई छुट्टी या सवित अवकाश नहीं मिलती है। और कमल को क्या, तो उसे कोई छुट्टी का प्रबंध नहीं है, परंतु कांता को क्या था कि संडे को छुट्टी मिलता था। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसे दुकान में नियुक्त के बारे में कहा गया हो। उसका नियुक्त उसे
उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। और कमल को क्या तो कोई सरकार के द्वारा मिला नहीं जाए कि हम तुमको ये काम दे रहे हैं, तुमको हमेशा के लिए ये काम पे रखेंगे। उसको जो राशन किराना का दुकान था उसका जो मालिक था, कमल को कभी भी हटा सकता है, पर कांता को ऐसा नहीं हो सकता। वो सरकार द्वारा उसको मोहर मारा हुआ है, उसको नहीं हटाया जा सकता, पर कमल को ऐसा हटा दिया जा सकता है। ये बात संगठित और असंगठित के दो उदाहरण था। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। यह देखिए बोला क्या गया, कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोग के पास सुनिश्चित काम होते हैं। और संगठित क्षेत्र में क्या आता है कि जो नियमित विधि होती है, मतलब जो क्या कानून के द्वारा चलता है और उसमें एक सुनिश्चित काम होता है, एक अच्छा काम होता है संगठित क्षेत्र में। वित्त क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियम एवं विनियम का अनुपालन करना होता है। इस नियम के एवं विनियम का अनेक विधि जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूर अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और इस क्षेत्र में क्या तो सरकार द्वारा बहुत किया जाता है। कुछ भी काम होता है तो सरकार द्वारा ऑर्डर लेके किया जाता है। इस है कोई कारखाना भी उसका अंदर खोला गया अगर तो क्या तो सरकार के परमिशन के बिना ये काम नहीं किया जा सकता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। और क्या संगठित क्षेत्र में कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं बल्कि वे स्वयं काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के सक्षम पंजीकृत करते हैं और नियमों एवं विनियम का अनुपालन करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इस नियम को पालन नहीं करते हैं और खुद को ही सरकार के मानकर वो अपना काम करते हैं। जैसे प्राइवेट जॉब होता है, प्राइवेट जो काम होता है वो कोई दुकान, राशन दुकान खोलना रहा तो क्या सरकार का खोलना जाके मुहर लेते हैं, खुद ही जाके खोल लेते हैं। पर सरकारी जो काम होता है वो सरकार के द्वारा जब तक वो नहीं लेता है वो काम नहीं कर सकता है। यही बोलना चाह रहा है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उसमें एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियुक्त द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। और संगठित क्षेत्र में क्या तो एक टाइम होता है कि आप इस एज में 22 साल की उम्र में आप चालू किए हैं तो आपका 60 साल की एज में आपका ये जॉब आपसे ले लिया जाएगा और उसे कुछ ज्यादा काम करेगा। वो जैसे सरकारी जॉब में होता है कि 8 घंटा काम करने का, वो 8 घंटा छोड़ वो 12 घंटा काम करे तो जो 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको 4 घंटा का ज्यादा वेतन मिलेगा। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं और वो वहां का जो एक मेन होता है और उसे ज्यादा वेतन भी प्राप्त करता है। जो कंपनी में सरकारी के द्वारा काम कर रहा है उसमें उसका भी किसी का हेड होता है, सरकार द्वारा ही हेड बनाया जाता है। उसी के द्वारा जिसके द्वारा वेतन मिलता है उसके द्वारा वो ज्यादा पैसा मिलता है जब वो ज्यादा काम करता है। तो ये लाभ क्या है? स्वेत छुट्टी, अवकाश काल में भूतकाल भविष्य निधि, स्वयनुदान इत्यादि पाते हैं। अब वे लाभ क्या है? मतलब कि वो जो ज्यादा काम किया तो उसको क्या लाभ हुआ कि छुट्टी लिया, छुट्टी को उसको आराम से मिल गया। वे आकाश काल में भूतकाल भविष्य काल निधि, मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम हुआ तो वो छुट्टी मांग सकता है। पर ऐसा हम लोग राशन दुकान काम कर रहे हैं तो वहाँ छुट्टी मांगने के बाद वहाँ का जो राशन दुकान का मैनेजर होता है वो थोड़ा डांट देगा कि तू छुट्टी नहीं देंगे, पर ऐसा सरकारी जॉब में नहीं होता है। व्यक्ति चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होते हैं। वह और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षा कार्य पर्यावरण जैसे सुविधा को सुरक्षित करना होता है। जब वे सेवा निवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। और ये क्या तो सरकार द्वारा जो मिलता है काम उसमें क्या तो
उसको चिकित्सा का भी मिलता है, तुम ये हॉस्पिटल जाके अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं। पेयजल बोले तो उसे घर भी मिल सकता है, वो पानी रहने के लिए घर द्वार सब मिलता है सरकार द्वारा। पर ऐसा प्राइवेट जॉब में हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र तो छोटे छोटे और बिखरी इकाइयों को अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, ये निर्मित होते हैं। आज के विपरीत क्या है, जो कमल था वो क्या है तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे बिक्री इकाई में अधिकांश सरकारी नियमन इनसे बाहर होते हैं। और जो छोटा छोटा जो काम होता है वो सरकार जो होता है उसे वो बाहर रहता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होते हैं। वे कम वेतन का वाले रोजगार है और पर्याय नियमित नहीं है। और इसमें जो काम करता है उसको ज्यादा वेतन नहीं मिलता है। जो सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आज हमको 20,000 मिल रहा है, वो बढ़ भी गया, पर ये जो काम कर रहे हैं उसमें को कितना 5,000 10,000 उससे ज्यादा थोड़ा वेतन मिलता है, यही बोला जा रहा है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो कुछ लोग को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियुक्त से पसंद पर निर्भर होते हैं। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि रोजगार सुरक्षित नहीं रहता, मतलब उसका रोजगार जो होता है वो सुरक्षित नहीं रहता है। कभी उसको जैसे काम नहीं हो रहा है, काम अभी जैसे लॉकडाउन में काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा कि उसको हटा देगा काम से कि तुमको अभी काम पे हम नहीं दे सकते, हम काम नहीं करवाएंगे, तुम्हें बाद में आना काम करना। और पर संगठित क्षेत्र में जो होता है, जो सरकारी द्वारा नौकरी होता है, उसकी क्या होता है कि लॉकडाउन है फिर भी अभी क्या उसको पेमेंट मिल रहा है, उसको काम करवाया जा रहा है। पर ऐसा प्राइवेट जॉब में नहीं होता। ऐसा बस यही बोलना चाह रहा है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा समर्पण कार्य में स्वयं नियोजित करते हैं। इस क्षेत्र में क्या तो कि अपने से ही कुछ बना लिया, जैसे सड़क पर हम मजदूर लोग होता है, कुछ अपने से ही कोई काम करना चालू कर दिया। सड़क पर जैसे सब्जी दुकान लगा ली है, कुछ अपने से ही कोई काम चालू कर लिया जाता है। ऐसा जब हटा दिया जाता है तो इसी प्रकार किसान अपने खेत को में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूर पर श्रमिक को लगाते हैं। इसी प्रकार जैसे क्या बोला गया कि जब किसान को मजदूर की जरूरत पड़ता है तो किसान मजदूर को लगाया, काम करवाया, और जब काम हो गया तो मजदूर को हटा दिया, बोला जब काम हो गया हट जाओ। ऐसा करता है किसान लोग। अब ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का संरक्षण कैसे हो। टॉपिक में बोला जा रहा है क्या कि असंगठित क्षेत्र में जो होता है श्रमिकों मतलब मजदूरों का जो संरक्षण है वो संरक्षण की कैसे हो कि वो को थोड़ा और वेतन मिले। आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार में के अवसरों में अत्यधिक धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करता है। और संगठित क्षेत्र का जो है अत्यधिक मांग बढ़ रहा है। संगठित क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा मांग आज के डेट में बढ़ चुका है कि हम कोई सरकारी जॉब ले लें, पर संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होते हैं, रोजगार अत्यधिक धीमी गति से वृद्धि हो रहा है। मतलब उसका जो रोजगार का वृद्धि होता है बहुत धीमी, मतलब संगठित अभी का जो जनरेशन है उसमें क्या क्या दिया गया कि संगठित क्षेत्र का जो इनकम होता है वो थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ा रहा है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करता है। यह भी अब काम करवाया क्या जा रहा है कि संगठित क्षेत्र का जो होता है असंगठित क्षेत्र में काम करवाया जाता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हम लोग का प्राइवेट कर दिया गया, उसी तरह क्या करवाया जा रहा है कि संगठित क्षेत्र सरकारी का उसको प्राइवेट करवा दिया जा रहा है। वे ऐसे रणनीति कर वंचल एवं श्रमिक को संरक्षित प्रदान करने वाले विधियों उनके अनुपालन से में बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश है। और ऐसा बहुत सारा जो लोग होता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होता है, उसे मन करता है कि हम कोई जॉब लें, परंतु उसके बाद जो आर्थिक प्रॉब्लम आर्थिक परिस्थिति के कारण क्या होता है वो
असंगठित क्षेत्र में काम करना उसको पड़ जाता है, जो बहुत कम वेतन में देते हैं। उनका प्राय घोषण किया जाता है कि उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, उसकी आय कम है और नियमित नहीं है, इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और यह ना इनके कोई लाभ है। अब जैसे हम मान लेते हैं एक मिस्त्री और एक लेबर को, जो हम लोग घर बनवाते हैं तो हम लोग मिस्त्री का एक होता है कि हम लोग मिस्त्री को इतना वेतन उसका फिक्स होता है। एक दिन भी बुलाया तो मिस्त्री का वेतन इतना कि हम फिक्स है कि इतना लेगा ही लेगा। तो उसके जो एक लेबर आता है, लेबर को क्या तो हम काम दिखा दी कि इतना काम है, वो काम को क्या तो हम इतना काम का इतना पैसा देंगे, उसका कोई वेतन फिक्स नहीं होता। और जो मिस्त्री होता है उसका वेतन फिक्स होता है कि हम इतना काम लेंगे। पर जो मिस्त्री लेबर जो होता है उसका काम ज्यादा होता है पर ये उसका वेतन कम होता है, और मिस्त्री का काम कम होता है पर उसका वेतन ज्यादा होता है। यही बोला जा रहा है कि जिसके पास थोड़ा ज्यादा टैलेंट रहा तो उसके टैलेंट पर ही काम किया जाता है। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि इस संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। और सन 1990 से यह देखा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक क्या है तो अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। संगठित क्षेत्र जो आदमी अपना रोजगार वो खोते जा रहा है। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश है, अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिक को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। और क्या बोला जा रहा है कि ऐसे लोग क्या तो असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत विवश हो गए हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं, वो कुछ न कुछ रोजगार के लिए वो काम करना ही पड़ रहा है, इसलिए वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण की आवश्यकता है, और ये लाचार लोग कौन है, मतलब ऐसा लोग कौन है जिसे संरक्षण की जरूरत है। देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार के रचित होते हैं। और ऐसे कौन है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गांव देहात में जो असंगठित क्षेत्र में है, जो कि भूमिकृत श्रमिक मतलब भूमि है, कृषि कर रहा है, पर वो कृषि लोग, छोटे सीमांत किसान लोग, छोटे किसान लोग, फसल बटाईदारों लोग, कारीगर, ऐसे लोग को आवश्यकता है, ऐसा होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। अब भारत में लगभग कितना 80% जो है कि वो क्या ग्रामीण परिवार में आते हैं, मतलब छोटे परिवार में आते हैं। इन किसानों को समय के बीच कृषि उपकरणों, शाख भंडार, सुरक्षा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है। और इन कृषियों को क्या तो समय पे बीज लाना, जैसे पानी आया, बरसात आ रहा है तो क्या तो अब हम बीज लगाएं, हर अपना मौसम पे वो काम करना पड़ता है। और कुछ नहीं हुआ तो जैसे बहुत अकाल पड़ गया, पानी नहीं है तो क्या तो काम छोड़ दिया, ऐसे को ऐसा काम करना पड़ जाता है। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन के कार्यतम आकर्षित श्रमिक और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उड़ाने वाले इससे रचित है। और शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र का जो है, जो गांव का ये था, अब शहर का देखते हैं कि शहर का क्या करते हैं आदमी लोग। शहर का जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग होता है वो क्या करता है कि कुछ अपना एक उद्योग बना लिया, एक बड़ा कारखाना बना लिया। शहर के लोग वो कुछ वस्त्र का मतलब कपड़ा का फैक्ट्री खोल लिया, कोई ना कोई चीज का फैक्ट्री खोल लिया, वो काम कर रहा है और उसमें मजदूरों को बुला रहा है। और गांव देहात में क्या होता है कि तो किसान लोग भी किसान ही करता है खाली। लघु उद्योग में लघु उद्योगों को भी कच्चे माल के प्राप्त और उत्पादन के विपरीत के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। और लघु उद्योग के को भी क्या चाहिए तो माल को प्राप्त करने के लिए सरकारी के द्वारा मोहर का जरूरत पड़ता है। आकस्मिक श्रमिक और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में
ये संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। और आकस्मिक श्रमिक जो श्रमिक है उसको ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण देने का जरूरत पड़ता है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति से है जो संगठित क्षेत्र में रोजगार है। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूर पर काम करते हैं अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। और ऐसे मजदूर क्या होते हैं? अनियमित मजदूर जो बहुत कम वेतन पर भी काम करते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए इस संगठित क्षेत्र के श्रमिक को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। और जो शहरी लोग को जो जैसे एक उद्योग खोला, एक कारखाना खोला, तो कारखाना तो हमसे अकेले नहीं चलने वाला है। उसमें जितना मोटर लगा उसमें क्या मतलब सब कुछ लगा, सबके लिए अलग अलग आदमियों की जरूरत पड़ेगा। उसमें क्या उसमें भी बहुत श्रमिक मतलब बहुत आदमी का उसमें जरूरत पड़ता है, पर उसका वेतन जो होता है बहुत कम होता है। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, समाज, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका यह भी है परिपंथियों का स्वामी और सेवा की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है। और बोला क्या गया कि आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका भी है जो परिपक्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिपक्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। आज सरकार की ये सभी सेवा उपलब्ध कराती है। और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि अधिकांश परिपक्तियों में पर सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि सरकार द्वारा ही बोला जाता है और वो सरकार का ही सेवा का उपलब्ध करती है, सरकार जो बोले वही करता है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदार एकल व्यक्ति का कंपनी के हाथ में होता है। और निजी क्षेत्र में क्या, जैसे शहर के क्षेत्र में एक हम लोग अपना उद्योग खोले और जो क्या वो उद्योग में कुछ हो गया, जैसे उद्योग में हमने आग लग गया, तो वो आग लगा तो क्या हुआ, तो उसका मैनेजर पे ही नहीं जाएगा कि आग कैसे लगा, वो ही पूछा जाएगा। पर सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि ये जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में आग लग गया तो क्या होगा, तो सरकार से पूछा जाएगा कि आग कैसे लगा, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का एक डिपार्टमेंट होगा जो सरकार द्वारा बनाया जाएगा, उसके द्वारा पूछा जाएगा। पर निजी क्षेत्र में क्या होता है कि हमारा जो उद्योग खोला गया है वही उद्योग में आग लग गया तो वो जो उसका मैनेजर रहेगा उसी से पूछा जाता है, उसमें जिम्मेदार हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। और क्या बोला गया कि रेलवे अथवा डाकघर क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडियन लिमिटेड जैसे कंपनियां निजी सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व है। और क्या बोला गया कि रेलवे और डाकघर क्या है, तो कि इस सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। और जैसे टाटा कंपनी हो गया, स्टील कंपनी हो गया, ये सब क्या, तो ये सब तो सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट है, ये सब को निजी क्षेत्र में लिया गया है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का अध्ययन लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामित्व और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि उसको केवल लाभ कमाना नहीं होता कि हमें लाभ कमाए, वो देश के लिए भी कुछ काम करता है। और सरकार सेवा वहां पर किए गए व्यय की भरपाई कर या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में ये सरकार सभी इस तरह की गतिविधियां पर व्यय करती है। और क्या, तो वहां का जो व्यक्ति होता है, वहां पे जो होता है उस पर सब पे पैसा खर्चा करता है सरकार।
जो सरकार करती है। ये गतिविधियां क्या है और ऐसा ऐसा गतिविधियां क्या है देखते हैं। सरकार ऐसी गतिविधियां पर वह क्यों करती है और सरकार ऐसी गतिविधियां पे पैसा खर्च क्यों करती है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो उसको देखते हैं क्या बोला गया है। कई ऐसी चीज है जिनको आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है। ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो क्या समाज में हर सदस्य हर आदमी को जरूरत होता है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। परंतु ऐसा जो चीज होता है उसमें उचित मूल्य पर मतलब उचित दाम पर उसको वो नहीं मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोई कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग को पैसा एकत्र करना की आसान नहीं होती है। और ऐसा क्या तो कि बोला जाए कि क्योंकि ऐसे चीज में ऐसे बहुत से ऐसा चीज है कि जिसमें लोग लिया है, सरकार द्वारा लिया है, उसमें कुछ पैसा खर्च कर दिया, इसी कारण उसका दाम थोड़ा और अधिक करके वो बेचता है। फिर यदि वे चीज को उपलब्ध करने के करते हैं तो वे इसकी ऊंचाई कीमत वसूलते हैं। और अगर वो फिर उसको यूज में लाता है, उसको बेचता है, तो उसको क्या, तो जैसे आया 10 रुपया में, सरकार द्वारा आया 10 रुपया में, उसमें हम कुछ मिला दिए, तो मिला के उसको थोड़ा बढ़ा दिए, तो क्या कर दिए, मिलाया 5 रुपया का सामान और मिला दिए, उसको बढ़ा दिए, दाम कर दिए 10 रुपया। वही बोला गया कि उसमें कुछ कीमत वसूल लेता है, उसमें का कीमत वसूल लेता है। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना। और जैसे क्या, जैसे हमारे मेयर के पास आया कुछ आता है पैसा की सड़क बनवाने के लिए, तो क्या उसमें सड़क के लिए दिया, आया 1 करोड़ रुपया, तो उसमें 80 करोड़ दिया, 20 करोड़ रख लिया और 20 करोड़ और कहीं मिला दिया। सुविधा उपलब्ध करना, इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोग के लिए इन सुविधा को सुनिश्चित करती है। और ऐसे कार्य क्या सरकार खुद ही करती है कि खुद ही विश्वास करता है और ऐसा काम खुद ही करना चाहता है। कुछ गतिविधियां ऐसे हैं जिन्हें सरकारी समर्थक की जरूरत पड़ती है और कुछ गतिविधियां ऐसे हैं कि सरकारी समर्थक की बहुत जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र के उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री के उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। और जैसे क्या बोला गया कि उत्पाद मूल्य पर बिजली के जो बिक्री होता है, बिजली का जो होता है यूनिट होता है, उस पर कुछ लागत वृद्धि कर देता है। अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर वे उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। और ऐसे सरकार क्या करती है कि बिजली के उत्पाद वितरण के लिए कदम उठाती है। बिजली उत्पाद के लिए कुछ कदम उठाता है और वहां का जो बिजली मतलब होता है, बिजली बिल जैसे आ रहा है 10 रुपये, उसमें बिजली बिल बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार किसान की उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकान को माध्यम से उपभोक्ता को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ चुका है। और इसके बारे में क्या हम लोग खाद्य सुरक्षा जो कक्षा 9 में हमारा जो था उसके बारे में हम लोग इसके विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बारे में सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता करती है। और इस प्रकार क्या सरकार क्या करती है कि उपभोक्ता मतलब हमारे जो देश में जो जनता है उसको, और दोनों जो जनता है और जो मेन होता है जब दुकान खोलता है, दोनों को वो सहायता करती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक जिम्मेदार सरकार पर है। और अधिकतर ऐसी गतिविधियां ऐसे प्राणी भी है जिसका जिम्मेदार डायरेक्ट सरकार द्वारा होता है। इन पर व्यय करना सरकार की
अनिवार्य है और इस पर पैसा खर्च करना सरकार का अनिवार्य है कि इस पर पैसा खर्चा करेगा ही। जैसे सभी के लिए स्वस्थ और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है, उसी प्रकार की सरकार का ही काम है कि उसको सरकार ही पैसा देगा। सरकारी स्कूल में हमें पैसा नहीं देते हैं, फिर भी सरकारी स्कूल जो मैडम लोगों को पैसा मिलता है, पढ़ाते हैं। हम पहले अध्याय में हमें कुछ गतिविधियों पर विचार किए हैं। हम जो इस बुक का जो पहला अध्याय है उसमें जो पढ़े हैं उसमें इस बारे में कुछ चर्चा की थे। समुचित ढंग से विद्यालय चलना और गुणात्मक शिक्षा और विशेषज्ञ प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। और समुचित ढंग से विद्यालय चलाना मतलब सरकारी जो विद्यालय होता है उसको मतलब अच्छे ढंग से चलाना, गुणात्मक शिक्षा मतलब अच्छा शिक्षा प्रदान करना, विशेषज्ञ प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना, वहाँ जो अच्छा शिक्षा होता है वहाँ प्रदान करना वो सरकार के कर्तव्य, वो सरकार का अधिनियम में आता है, वो सरकार वैसा काम करवाएगा। भारत में निरीक्षणों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। अब भारत निरीक्षणों की संख्या विश्व में सबसे अधिक, हमारे विश्व में भारत जो निरीक्षणों की संख्या है वो बहुत अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे एक कुपोषण के शिकार है। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत जो आधा बच्चा कुपोषण का शिकार है, मतलब कुछ नहीं करना चाहता है, वो खाली खेल कूद में रहता है। और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार, और उनमें से 1/4 क्या है तो बहुत बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा था। उड़ीसा 87 अथवा मध्य प्रदेश 85 का शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धन भागों जैसे अफ्रीका देशों में भी अधिक है। और हम लोग शिशु मृत्यु के बारे में पढ़ा था। उड़ीसा में कितना था तो 87 और मध्य प्रदेश में 85 शिशु मृत्यु की दर विश्व के निर्धन भागों जैसे अफ्रीका देशों में भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता निर्धारण के लिए आवश्यकता सुविधा और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। सरकार को भी क्या है वो मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता निधन के लिए आवश्यक सुविधा और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और सरकार को क्या तो कौन आदमी कैसे रह रहा है उस पर भी ध्यान रखने का बहुत जिम्मेदारी होता है। जो पोषण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यधिक निर्धन की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों में देखभाल करे। और ये सरकार के क्या होता है कि हमारे भारत देश में क्या है कि बहुत बच्चे कुपोषण के शिकार है। मतलब कुछ बच्चे क्या है तो कि कुपोषण की बीमारी उसके शिकार है। ऐसा बहुत बच्चा जो कुपोषण बीमारी होता है जो उसके शिकार हो जाते हैं। और जो 1/4 गंभीर होते हैं। और उसमें से भी 1/4 क्या होता है कि एक तो कुपोषण के शिकार है और उसमें से भी क्या बच्चा कि 1/4 गंभीर बीमार होते हैं, उसमें से भी 1/4 बीमार है। और इसी के बारे में बोला जा रहा है कि सरकार इसी बात को ध्यान में रखे कि ऐसा काम ना हो। और जो होता है इस पर ध्यान दे, पानी पीने का पानी, खाने पीने सबके बारे में ध्यान दे और उसे सही रूप से एक सही पानी दे। सब चीज को सही ढंग से ध्यान रखते हुए सब चीज को सही ढंग से चलाए। जो स्कूल में विद्यालय में एक खाना खिलाया जाता है उसके बारे में बोला गया कि उसके बारे में खिलाया गया तो उस पर भी ध्यान दे, हर चीज पे ध्यान रखते हुए अपना कर्तव्य को पूरा करें। इसमें आज का टॉपिक खत्म होता है। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि पूरा करना है। क्या है 24 का क्वेश्चन आंसर है और जो पूरा करना है टोटल। और इसमें शुरू से लेके अंत तक रीड करना है। और इसमें से जितना 1 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा बहुत क्वेश्चन जो मिलेगा कि 1 नंबर क्वेश्चन पे आता है, उसको नोट्स कॉपी में लिखना है। और सबका नोट्स कॉपी एक बनना चाहिए। हर का एक इकोनॉमिक्स एक अलग कॉपी बनना चाहिए। और उस कॉपी में लेसन 1 का जितना नोट्स सर बताए थे वो लिखना है 1 नंबर क्वेश्चन पे। और फिर लेसन 2 देखिए, लेसन 2 का जितना 1 नंबर क्वेश्चन होगा
सबको अलग अलग करके लिखते रहना, लिख के एक साथ लिखना है। जिससे उससे हमारे क्या लाभ होगा कि जैसे हमको स्टोरी के बारे में कुछ याद नहीं है तो उसको हम लोग पढ़ के समझ सके, उसके बाद पढ़ लिए तो हम लोग को समझ में आ जाए कि स्टोरी में ये बात था। उस प्रकार से हम लोग को कॉपी में लिखना है। आज का जितना क्वेश्चन आंसर होगा, हर क्वेश्चन को आंसर को बनाने का कोशिश करना है। आशा करते हैं कि सब क्वेश्चन आंसर आप लोगों से बन जाए, और जो नहीं बनता है उसको सर से पूछना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 मुद्रा और साख, जो नेक्स्ट क्लास पढ़ने के। थैंक यू।